हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे आज जो वो करेंगे सीडीपी का, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करेंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, निम्नलिखित में कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रयास से बहुत सारे फर्क पड़ते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। योग्यता सुधार्य है, मतलब योग्यता में हम सुधार कर सकते हैं, तो ये सही हो सकता है। देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन, योग्यता अटल है, ये गलत हो जाएगा। असफलता अनियंत्रित है, मतलब असफलता को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। जब हम मेहनत करेंगे तो क्या हो सकता है, असफलता में हम नियंत्रित पा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वही करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी परिपाटी विद्यार्थी में, ठीक है, संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? कह रहा है कि कौन सी परिपाटी जो है वो विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होता है, तो वो होता है अन्वेषण और संवाद। ठीक है, तो यही हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है यही पॉजिटिव लग रहा है। तो इसके साथ उसके बाद देख लें, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, ये गलत है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र या बारंबार परीक्षाएं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही करेक्ट होगा, अन्वेषण और संवाद। ठीक है, जो हमारे संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो कठिनाई क्यों होगा? जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में होगा तो आसानी होगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहेगा तब भी उसको मन लगेगा पढ़ने में, उसका अधिगम अच्छा होगा। विषय वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत किया जाए अलग अलग उदाहरण के द्वारा, ये भी सही हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है कि किसमें कठिनाई होगा, तो कठिनाई किसमें होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा, यानी कि जब हम सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे तब कठिनाई होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकेंड होगा वही सही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? मतलब सीखने के लिए जो सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उत्तेजना होना जरूरी है। उसके बाद उच्च उत्तेजना उच्च भय, ज्यादा उत्तेजना रहेगा ज्यादा भय रहेगा तो उसमें भी नहीं होगा। निम्न उत्तेजना उच्च भय, जब डर ही ज्यादा रहेगा तो फिर कैसे होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर चार जो है, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, मतलब कोई डर नहीं होना चाहिए, और उत्तेजना जो होना चाहिए वो संतुलित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर चार ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा पांचवा नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि संज्ञान की संरचना में, जो हमारा संज्ञान होता है यानी कॉग्निटिव की, ये ज्ञान की संरचना में, जो हमारा नॉलेज है उनकी ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं नहीं, इसके लिए कई सारे ये होते हैं। ठीक है, टीचर्स होंगे और खुद का सेल्फ ये होगा। ठीक है, बच्चे का। उसके बाद है, बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चे की भूमिका हो जब तक नहीं होगी तब तक वो ज्ञान की रचना कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे का एक्टिव होना जरूरी होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चार है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं तब क्या होता है, ज्ञान की संरचना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चार इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पांच का ऑप्शन नंबर चार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य कर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाएगा? आपको बता दें कि जो है वाइगोत्स्की ने तीन प्रकार के भाषा दिए हैं। एक क्या है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, ठीक है, उसके बाद भाषा स्किल्स। ठीक है, तो हमारा जो है इसमें से कह रहा है कि बच्चे जो हैं क्या कर रही, साइना है वो स्वयं से बात कर रही है, तो वो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होगा? तो वो क्या हो जाएगा हमारा, स्वनियमन, मतलब प्राइवेट स्पीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही सही होगा। अगर यहीं पे प्याजे के बारे में पूछना होता तो वो हमारा आत्म केंद्रित हो जाता, यानी ईगो सेंट्रिक हो जाता। ठीक, तो हमें वाइगोत्स्की के बारे में पूछा गया है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वनियमन, स्वनियमन कहा जाता है इसको। और अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो इसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्पीच, यही हमारा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वनियमन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा सातवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे,
मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, यानी कि इवेल्युएशन जो करते हैं, इवेल्युएशन वो किस लिए करते हैं, यानी मूल्यांकन किस लिए करते हैं, उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पहचान करना नहीं, विद्यार्थियों को नामांकित करना ये भी नहीं है, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना ये नहीं, सभी बच्चे को एक साथ करेंगे, हेट्रोजेनियस ग्रुप बनाने की वकालत करता है। मूल्यांकन जो है उसका लक्ष्य क्या है, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान। अब बताइए, यही हमारा सबसे बेस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें विद्यार्थियों की जरूरत है, विद्यार्थी ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, क्या उसके अंदर कमी है, इनका पहचान करते हैं और उनको किस तरीके से अब उनको पढ़ाया जा सकता है, क्या क्या उसके अंदर डेवलप किया जा सकता है, क्या कमियां उनको उनको कमी को उनकी कमी को दूर करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, इनका ध्यान रखा जाता है, इसलिए मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। मतलब कि बच्चों का जो विकास होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है बच्चे के अंदर, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में जो विभिन्नता होती है वो किस पर, किसके कारण होती है, ठीक है। तो आनुवांशिक एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी इंटर रिलेटेड पर, केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, न आनुवांशिकता न पर्यावरण पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही करेक्ट होगा, क्योंकि जो विकास में बच्चे के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं या बच्चों का विकास जो प्रभावित होता है वो इनसे होता है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन क्या क्या है, रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन क्या कहलाता है। मतलब उन्होंने कहा, उसका बेटा रोहन नाम का लड़का को चोट लगने पर रोने लग गया, तो उनके पिता ने कहा कि क्यों रो रहे हो लड़की की तरह, ठीक है। तो ये पिता ने जो यह बोला है या यह कथन कहा है वो क्या दर्शाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, नहीं। लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, मतलब ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वही सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 10वां नंबर प्रश्न है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, गलत है। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, नहीं। रिजिडिटी का पालन नहीं करना है, हमें फ्लेक्सिबल रहना है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना है, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वही सही होगा, ज्ञान के लिए क्या करना है, उन्हें भरपूर मौका देना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत एवं इशारे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है। मतलब अध्यापिका देख रही कि एक बच्चे क्या है, किसी प्रश्न को या कोई काम करते हुए वो संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें नहीं, उससे नहीं हो पा रहा, तो क्या कर रही है अध्यापिका, उसे संकेत देती है इशारों में क्या और ये कैसे होगा। तो ये जो कर रही है वो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कर रही है, तो यही है, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, नहीं। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, नहीं। अधिगम के लिए पार, मतलब पार को हम क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग बोलते हैं, आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा यही सही है, छात्र में प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी, ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा 12वां नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ, बच्चों में समाज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के जो समाजीकरण है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण का द्वितीय कारक नहीं, परिवार हमेशा प्राइमरी है। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, यहाँ तक सही है, और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है, ये सही लग रहा है। अब विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है, यहीं पे गलत हो जाता है, क्योंकि विद्यालय क्या है, द्वितीय कारक है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारण है, ये सही है, लेकिन परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारण है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ से परिवार से लेके यहाँ तक, तो ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड वही सही होगा, विद्यालय क्या है, समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारण है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा 13वां नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है, ठीक है। बहुबुद्धि जो है, मल्टी इंटेलिजेंट जो है, उसका सिद्धांत किस पे जोड़ देता है, तो वो है बुद्धिमत्ता में कोई भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा मापी जा सकती है, ये भी गलत है। एक आयाम में बुद्धि अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, ये भी गलत है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वही करेक्ट हो जाएगा, बुद्धिमत्ता की क्या है, विभिन्न दशाएं हैं।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 14वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना है क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। मतलब कह रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसलिए हम करते हैं कि दूसरे इसे क्या करते हैं, स्वीकृति देते हैं, कि मतलब कि ये अच्छा कर रहे हैं या कर रहा है। तो ये किस चरण में आएगा, तो हमारा क्या होता है, एक प्री कॉन्वेंशनल स्टेज होता है पीसी, एक होता है कॉन्वेंशनल कॉन्वेंशनल स्टेज होता है, उसके बाद क्या होता है, एक पोस्ट कॉन्वेंशनल होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बीच का हो जाएगा कॉन्वेंशनल यानी प्रथागत। ठीक है, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो हमारा थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। इसी में हम सोशल जो ऑर्डर होता है उसका ये करते हैं, अनुपालन करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सही है। विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। विकास की दर सभी संस्कृति, सभा सभी के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी के लिए समान होती है, नहीं, अलग अलग पर्यावरण में अलग अलग होती है। बच्चे को जिस प्रकार का एनवायरनमेंट मिलेगा उसी प्रकार से बच्चे का विकास होगा, तो इसलिए सभी संस्कृति में समान नहीं होगा। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। विकास से केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है, यानी कि गर्भ से कब्र तक चलती है। ठीक है, गर्भ से कब्र तक चलती है, इसीलिए ये कहना गलत है कि विकास केवल बाल्यावस्था में चलती है। तो ये कब चलती है, गर्भ से कब्र तक। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही सही हो जाएगा। मल्टी डायमेंशनल होता है डेवलपमेंट, यानी विकास बहुआयामी होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 16वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है। ठीक है, कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है वो अधिगम प्रक्रिया में किस पर जोर देता है, वो संतुलीकरण पर जोर देता है। संतुलन का बात ही नहीं किया, गुण रोपण का बात ही नहीं किया, अभिप्रेरणा के बारे में बात ही नहीं किया, तो उसने किसके बारे में बात किया, सामाजिक संस्कृति के बारे में। तो यही सांस्कृतिक उपकरणों के बारे में बात किया, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 17 नंबर प्रश्न है। हम अब तक 16 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 17 नंबर प्रश्न है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित किया है। ठीक है, तो उसने किसके बारे में बात किया, मनोवैज्ञानिक उपकरण ये नहीं किया है, उद्दीपक अनुक्रिया रीइंफोर्समेंट्स वगैरह के बारे में, विकास का समीपस्थ क्षेत्र उसके बारे में भी बात नहीं किया है। ठीक है, तो जॉन ऑफ डिस्टल के बारे में तो वाइगोत्स्की ने बात किया, तो हमारा क्या है, स्कीमा के बारे में बात किया गया है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। पियाजे ने किसके बारे में बात किया, स्कीमा के बारे में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है। जो पूर्व संक्रियात्मक है यानी प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है उसमें विकास का जो मुख्य गुण क्या है। इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये संरक्षण वाला तो इसमें कंक्रीट में आ जाता है। अमूर्त सोच ये एडोलेसेंस के बाद आता है। उसके बाद परिकल्पित या निगमनित सोच ये हो जाता है किसमें, ये हमारा सेंसरी में आ जाता है, या फिर उसके बाद है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है विचार एवं सोच में केंद्रीकरण, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 19वां नंबर प्रश्न है दिया हुआ यहाँ पे, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। छात्र जिसका आसक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ सही हो जाएगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा 20वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। मतलब जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक किस क्रम में होता है। अमूर्त ये क्या होता है हमारा, एडोलेसेंस में अमूर्त होता है, पहले एडोलेसेंस थोड़ी होता है। उसके बाद है संवेदिक यानी सेंसरी मोटर, उसके बाद कंक्रीट, उसके बाद है हमारा क्या अमूर्त में जाता है यानी एडोलेसेंस में। तो सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है सबसे पहले, फिर इसमें अमूर्त दिया ये भी गलत, मूर्त अमूर्त संवेदिक ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वही सही हो जाएगा, यानी कि सेंसरी, उसके बाद कंक्रीट, उसके बाद क्या है
फॉर्मल, जिसमें अमूर्तता आता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली प्री ऑपरेशनल के बारे में बात ही नहीं किया है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड ही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले सेंसरी होगा, कंक्रीट होगा, उसके बाद फॉर्मल होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। मतलब जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में या एक लोगों से दूसरे लोगों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है, उसको किस प्रकार देखा जाना चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण है, इसके रूप में देखना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में बाधा है, ये गलत होगा। अध्यापक के पक्ष पर असफलता है, ये भी गलत होगा। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, हमेशा हम हेट्रोजेनियस ग्रुप बनाते हैं, न कि होमोजेनियस। तो हमारा सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फर्स्ट है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए। ठीक है, एक समावेशी यानी कि इंक्लूसिव जो हमारा क्लासरूम है, उसमें किस पर जोर होना चाहिए। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करें, सही बात है, हर बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी लक्षणों को, अभिवेदी समरूपी अभिलक्षणों को, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, ये भी गलत। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, हर बच्चे के सामर्थ्य को जो उसकी मजबूती है उसको अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो 23वां नंबर यानी 23 नंबर प्रश्न है वो है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, मतलब सॉल्व किया जा सकता है समस्या समाधान क्षमताओं को। तो ये क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, नहीं। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, जोड़ होगा यहाँ पे। ठीक है, जोर देकर समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल, यानी एक ही प्रक्रिया अपनाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों को विभिन्न तरीके या समान रूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर के हम कर सकते हैं। ठीक है, समस्या समाधान की क्षमताओं को हम आसान बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कह रहा है कि अधिगम जो कठिनाइयां उससे जूझ रहा कोई छात्र है, तो उनकी जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग कर, तो जटिल का हम कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो इसमें जो नहीं करना चाहिए वही सही होना होगा। दृश्य श्रव्य सारंगियों का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब जिसको सुनने में दिक्कत है, तो संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना सभी के लिए अलग अलग तरीके से, वो भी सही होगा। तो हमारा फर्स्ट जो नहीं होगा वही सही होगा, क्योंकि हमको कह रहा है कि ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं, आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 25 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे दिया हुआ है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। ठीक है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, असत्कर्ता, गलत हो जाएगा। कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये सही हो जाएगा। अति सक्रियता, ये भी गलत। तो हमारा क्या हो जाएगा, सृजनात्मकता की पहचान करना है तो उसका प्रमुख लक्षण क्या है, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 26 नंबर प्रश्न है। विविध पृष्ठभूमियों, मतलब अलग अलग पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो क्या हो, नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, ये गलत है। अलग अलग तरीके, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, नहीं, उस पर बात करना चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए, अलग अलग तरीके का उदाहरण लेना चाहिए, ये सही हो सकता है। तो सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, सभी के लिए अलग अलग तरीके का आकलन करना चाहिए, तो इसीलिए हमारा क्या ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, कब, जब अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं सीखने के लिए क्लास में हो तो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 27 नंबर प्रश्न है दिया हुआ है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, मतलब क्या क्या गलतियां उनका त्रुटि करना चाहिए एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप। तो अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, क्या है, अगर त्रुटियों को समझा जाए कि क्या गलती हो रहा है, क्या क्या हम सही कर रहे हैं, अगर त्रुटियों पर ध्यान दिया जाएगा तो वो क्या है, हमारे अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या है, अर्थपूर्ण है, यानी मीनिंगफुल है।
इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकता है। ये भी गलत है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ गलत होगा, थर्ड हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ यहाँ पे, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। क्या कहा जाता है, अधिगम की जो अभिप्रेरणा है उसको किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। यंत्र वंत्र याद करने पर जोर दे करके नहीं, जैसे वैसे ही याद करके, बच्चे को दंड दे करके नहीं, प्रवीणता अभिमुखी लक्षणों पर जोर दे करके, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके, ये भी नहीं। तो हमारा क्या होगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर दे करके अधिगम की अभिप्रेरणा जो उसको कायम रखा जा सकता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 29 नंबर प्रश्न है, यानी 29वां नंबर प्रश्न है, शर्मिंदगी। क्या है, शर्मिंदगी। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। नहीं, अगर शर्मिंदगी होगी तो वो किस तरह से पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा अच्छे तरीके से, तो ये गलत। शर्मिंदगी का ज्ञान संज्ञान से, यानी जो कॉग्निटिव है उससे कोई संबंध नहीं है, ये गलत बात है। संज्ञान का शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये सही है, क्योंकि अगर शर्मिंदगी रहेगा तो उसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, ये गलत है। जब शर्मिंदगी होगा तो कैसे अभिप्रेरित करेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, 30वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। कह रहा है कि निम्न में से जो अध्यापन अधिगम है, जब हम पढ़ाते हैं उस समय जो अधिगम होता है उसका सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अनुकरण, नकल और दोहराना नहीं। विषय वस्तु को यंत्रवंत याद करना, मतलब जैसे उसी तरह से रट लेना, याद कर लेना, ये सब गलत हो जाएगा। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। विश्लेषण जरूरी है, लेकिन कह रहा संकल्पनाओं के बीच संबंध, अलग अलग जो संकल्पना है उनके बीच संबंध खोजना, यही हमारा सबसे बेस्ट है और प्रभावशाली माध्यम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने सीडीपी यानी बाल विकास की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन किए हैं। आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सीडीपी में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पूछा गया है जनवरी 2021 में। जी हाँ दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इन वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।